मैं कुशाग्र तिवारी विज्ञान विषय के साथ आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल हिंदी विजार्ड विद कुशाग्र सर में स्वागत करता हूं। विज्ञान विषय की इस श्रृंखला में आज हम चलेंगे बायोलॉजी का एक टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है कोशिका। सेल क्या है? हम बात करें कोशिका की, तो कोशिका है, इस बारे में जानने से पहले हमें ये जानना है कि अगर हम किसी कोशिका का अध्ययन करते हैं तो विज्ञान की वो शाखा क्या कहलाती है। किसी कोशिका का अध्ययन करते हैं अगर हम, तो विज्ञान की वो शाखा क्या कहलाती है। तो याद रखेंगे, कोशिका विज्ञान को हम क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान को हम कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। यानी कोशिका विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है। कोशिका क्या है? कोशिका क्या है? तो कोशिका अगर हम बात करें कि कोशिका है क्या, तो मनुष्य की सबसे छोटी इकाई, मनुष्य की सबसे छोटी इकाई जो संरचनात्मक और क्रियात्मक होती है, जो संरचनात्मक और क्रियात्मक होती है, वही क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। मनुष्य की सबसे न्यूनतम इकाई जो संरचनात्मक और क्रियात्मक होती है, यानी अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती है मानव शरीर की या किसी भी बॉडी की, जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, वो क्या कहलाती है? वही कोशिका कहलाती है। वही क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका से एक शरीर का निर्माण होता है। कोशिका से ही क्या होता है? शरीर का संरचना होती है शरीर की। तो शरीर की कोशिका से संरचना कैसे होती है? तो इसे एक हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि देखो, जैसे पहले कोई इमारत है, क्या है? इमारत है। इमारत में क्या होते हैं? इमारत में कई सारे फ्लोर होते हैं या कई सारे कमरे होते हैं इमारत में। और कमरे जो होते हैं, कमरे किससे बनते हैं? कमरे बनते हैं दीवारों से। कमरे किससे बनते हैं? दीवारों से बनते हैं। और दीवार किससे बनती है? दीवार बनती है ईंट से। दीवार किससे बनती है? तो दीवार बनती है ईंट से। तो जिस तरह से सबसे छोटी इकाई इस इमारत की क्या है? ईंट है। ईंट इस इमारत की सबसे छोटी इकाई है, उसी तरह शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। सेल कैसे होती है? तो देखिए, सबसे पहले जो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है वो सेल होती है। जब कई सेल एक साथ मिलते हैं तो बनता है ऊतक। जब कई सेल एक साथ मिलती हैं तो क्या बन जाता है? ऊतक बन जाता है। और जब कई ऊतक एक साथ मिल जाते हैं तो बन जाता है अंग। क्या बन जाता है? अंग बन जाता है। और जब कई अंग एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? एक शरीर का निर्माण हो जाता है। जैसे हमारे हाथ, हमारे पैर हैं, हमारा शरीर इन सब से मिलकर बना है। और इसके बाद जो ये हमारे अंग हैं, ये किससे मिलकर के बन रहे हैं? तो ये ऊतक से मिलकर के बन रहे हैं। और जो ऊतक है वो किससे बन रहा है? तो सेल, यानी दो या दो से अधिक सेल से मिलकर के क्या बनता है? ऊतक बनता है। दो या दो से अधिक ऊतकों से मिलकर के अंग बनता है। और दो या दो से अधिक अंगों से मिलकर के क्या बनता है? शरीर बनता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये तो हमारी हो गई कोशिका की परिभाषा। कोशिका है क्या? कोशिका की अगर हम बात करें तो कोशिका की खोज किसने की थी? डिस्कवर किसने किया था कोशिका को? कोशिका की अगर हम खोज की बात करें, डिस्कवर की बात करें, तो खोज कोशिका की थी, खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? तो 1665 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइकोग्राफिया, कौन सी पुस्तक थी? माइकोग्राफिया। पुस्तक का नाम क्या था? माइकोग्राफिया। माइकोग्राफिया में सबसे पहले कोसा शब्द का प्रयोग किया था। किस शब्द का प्रयोग किया था? कोसा शब्द का प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले।
अब ये जो कोसा शब्द का प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक ने, एक चीज और समझेंगे कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को खोजा था वो कौन सी कोशिका थी। रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई कोशिका कौन सी थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई कोशिका जो थी वो निर्जीव कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? निर्जीव कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? निर्जीव कोशिका थी। तो अब बात आई कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को खोजा था वो कौन सी कोशिका थी? निर्जीव कोशिका थी। तो सजीव कोशिका की खोज किसने की थी? सबसे पहले सजीव कोशिका की खोज किसने की? तो याद रखेंगे कि सजीव कोशिका की बात अगर करता है, सजीव सेल की बात करता है, लिविंग सेल की बात करता है अगर, तो लिविंग सेल की बात अगर कर ले तो याद रखना क्या कहेंगे हम? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल की खोज की थी और रॉबर्ट हुक ने जो सेल खोजी थी वो कौन सी थी? नॉन लिविंग सेल थी, अर्थात निर्जीव कोशिका थी वो। इसी में एक चीज और आता है कि एक नाम और आता है। वो नाम क्या है इसमें? तो वो नाम होता है स्लाइडेन और स्वान का। नाम किसका होता है? स्लाइडेन स्वान। स्लाइडेन और स्वान ये कौन थे? तो स्लाइडेन और स्वान इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? कोशिका का सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत जिसे कहते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। स्लाइडेन स्वान ने कोशिका सिद्धांत के बारे में क्या बताया था? बात यहाँ पे आ गई। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत के बारे में क्या बताया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने बताया था कि कोशिका जो है, शरीर जो है, प्रत्येक जीवधारी, पहला पॉइंट है प्रत्येक जीवधारी एक या अनेक सेल से मिलकर बना है। यानी प्रत्येक जीवधारी जो है वो एक सेल या अनेक सेल से मिलकर के बना है। अगर कोई जीवधारी एक सेल से मिलकर बना है तो उसे यूनिसेल्यूलर कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिसेल्यूलर कहेंगे। और अगर कोई जीवधारी कई सेल से मिलकर बना है तो उसे मल्टी सेल्यूलर कहेंगे। अब यहाँ पे यूनिसेल्यूलर, जैसे कि अगर हम पढ़ते हैं अमीबा, पैरामीशियम, ये कैसे हैं? तो अमीबा और पैरामीशियम ये जो होते हैं ये यूनिसेल्यूलर होते हैं, अर्थात एक कोशिकीय जंतु होते हैं। तो जो जीवधारी एक कोशिकाओं से मिलकर बना है वो एक कोशिकी, और जो बहु कोशिकाओं से मिलकर बना है उसे बहुकोशिकीय कहते हैं। जैसे मनुष्य है कोई, ठीक है, ये क्या है? बहुकोशिकीय है, ठीक है। तो स्लाइडेन और स्वान ने क्या बताया कि प्रत्येक जीवधारी एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। जो एक कोशिका से मिलकर बना है उसे क्या कहते हैं? जो एक कोशिका से मिलकर बना है उसे हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर, और जो बहु कोशिकाओं से मिलकर बना है उसे क्या कहते हैं? मल्टीसेल्यूलर। दूसरी चीज स्लाइडेन और स्वान ने एक चीज और बताई। इन्होंने ये बताया कि सेल जो है ये कैसे है? ये स्वतंत्र होती है। कैसे? सेल जो है स्वतंत्र होती है। सेल क्या होती है? स्वतंत्र होती है। किंतु स्वतंत्र होने के बावजूद भी ये क्या है? मिलकर के कार्य करती हैं। कैसे? मान लो कि हमारे इस हाथ की उंगलियों में क्या है? बहुत सारी सेल हैं, लेकिन ये जो सेल हैं ये कोई कार्य करती है पोषण का, कोई भरण का, कोई
किसी का कार्य करती है, शोषण वगैरह वगैरह, ये अलग अलग कार्य करती हैं। लेकिन जब हम यहाँ से मार्कर पकड़ करके लिख रहे हैं तो ये सारी सेल एक साथ जुड़ जाती हैं, एक साथ मिल जाती हैं और हमें लिखने में सहायता करती हैं। तो सेल स्वतंत्र होती हैं, किंतु ये किसी कार्य को करने के लिए एक साथ मिल जाती हैं और मिलकर के कार्य करती हैं। तो ये 3 पॉइंट हमारे दिए किसने, स्लाइडन और स्वान ने, कोशिका सिद्धांत के बारे में। ठीक है, ये कोशिका सिद्धांत के बारे में। अब आगे हम बात करें कि जब हम किसी सेल को, 2 भाग होते हैं, सेल के कितने होते हैं, 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाग, तो एक होता है सुरक्षात्मक आवरण, एक होता है सुरक्षात्मक आवरण और दूसरा होता है, सुरक्षात्मक आवरण की अगर हम बात करें तो सुरक्षात्मक आवरण को पहले देखते हैं। सुरक्षात्मक आवरण कौन कौन से होते हैं, सुरक्षात्मक आवरण, और एक होता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन 2 होते हैं सुरक्षात्मक आवरण। अब हम बात करें कि सुरक्षात्मक आवरण होता कहां पे है, तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षात्मक आवरण बाहर हो, क्योंकि किसी चीज की सुरक्षा करते हैं हम तो बाहर से की जाती है। किसी चीज की सुरक्षा करते हैं तो बाहर से, अपने यहाँ पे अगर हम बात करें कि जैसे कोई सेलिब्रिटी है या फिर कोई पॉलिटिशियन है ना, या कोई वीआईपी है, तो उनकी सुरक्षा जब होती है, उनकी सुरक्षा के लिए एस्कॉर्ट वगैरह आती है, तो वो क्या है, उनको घेर के चलती है। मान लीजिए कि अपने यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, तो उनको सुरक्षा दी जाती है, तो वो कैसे चलते हैं, तो बीच में वो चलते हैं और चारों तरफ से उनको सुरक्षा दी जाती है ना। तो यानी किसी चीज की सुरक्षा कहां से की जाती है, बाहर से की जाती है। किसी चीज की सुरक्षा बाहर से की जाती है, तो यानी सुरक्षात्मक आवरण जो होगा ये कहां पे होगा, बाहर होगा। ठीक है, और इसके बाद सुरक्षात्मक आवरण के अंदर जितनी चीजें होंगी वो किस में आ जाएंगी, जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य एक तरल पदार्थ होता है, एक प्लाज्मा होता है जो कि कोशिका के अंदर तैरता है और उसी में फिर कई सारे अंग तैरते रहते हैं। तो जीव द्रव्य के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आज हम देखते हैं सुरक्षात्मक आवरण। सुरक्षात्मक आवरण पे पहले चर्चा करेंगे। ये केवल और केवल किसमें पाई जाती है, वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती है। और दूसरी चीज, ये बनी किसकी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, तो वनस्पति कोशिकाओं में सेल वॉल पाई जाती है और ये सेल्यूलोज की बनी होती है। हम बात करें कि सेल वॉल यानी कोशिका की दीवार या कोशिका भित्ति, सेल वॉल कोशिका की दीवार या कोशिका भित्ति, ये क्या है, तो ये बाहरी आवरण है। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर की सुरक्षा कौन कर रहा है, तो जो वस्त्र हम पहने हुए हैं इनसे कुछ आराम मिलता है। जैसे धूप ज्यादा होती है तो धूप से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको रोकने में हमारे जो कपड़े हैं ये सहायता करते हैं। इसके बाद, कपड़ों के बाद हमारी सुरक्षा कौन करता है, तो हमारी त्वचा जो होती है वो सुरक्षा करती है। उसी प्रकार वनस्पति कोशिकाओं में ये सेल वॉल सुरक्षा करती है कोशिका की। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज क्या होता है, तो सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट का जो पॉलीसेकेराइड फॉर्म होता है, कौन सा, पॉलीसेकेराइड फॉर्म होता है, पॉलीसेकेराइड फॉर्म सेल्यूलोज होता है। ठीक है, तो ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अब बात करें हम सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, कोशिका झिल्ली या इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, ये जो होती है ये केवल और केवल
एक चीज याद रखेंगे कि ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। ये केवल सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये केवल और केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। अगली अगर चर्चा करें हम, तो अगली चर्चा पे अगर हम बात करते हैं कि ये जो होती है ये जंतु कोशिकाओं को आवरण देती है। ठीक है, जंतु कोशिकाओं को क्या करती है? आवरण देती है या जंतु कोशिकाओं की सुरक्षा करती है। ठीक है, और ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ये जो होती है इसको क्या कहते हैं? इसको कोशिका का द्वारपाल कहते हैं। कोशिका का द्वारपाल कहते हैं। इसे कोशिका का द्वारपाल कहते हैं। द्वारपाल क्यों कहते हैं? तो अगर मान लो कि अगर हम किसी ऑफिस वगैरह पे जाते हैं तो वहां पे किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहां पे गेटमैन लगा होता है वो हमें अंदर जाना है या नहीं जाना है वो इसकी जांच करता है और इसके बाद जाने देता है हमें। ठीक है, इसके बाद हमें जाने देता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे कोशिका में क्या अंदर कोशिका के लेना है, क्या कोशिका के लिए लाभप्रद है, क्या अंदर लेना है और क्या कोशिका को अंदर ही अंदर हानिकारक है पदार्थ या क्या हानि पहुंचा रहा है, उसको बाहर निकालने का कार्य जो है वो कौन करता है? ये कोशिका का द्वारपाल या सेल मेम्ब्रेन करता है। ठीक है, यही कोशिका का द्वारपाल या सेल मेम्ब्रेन कहता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसे एक चीज और कहते हैं, इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। पारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, क्यों चयनात्मक? क्योंकि देखो क्या अंदर जाना है क्या बाहर आना है ये तो यही कोशिका का द्वारपाल तय करेगा ना भाई। ऐसा तो है चयनात्मक पारगम्य के लिए कि अगर हम बात करें, जैसे अब मान लो कि कोई पेपर हमारा रेलवे एनटीपीसी पेपर लगा है, अब इसमें पद एक सीमित सीमा तक है, इनकी पदों की संख्या सीमित है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा फॉर्म भरे हैं। तो अब क्या होगा? तो रेलवे बोर्ड जो है ये क्या करेगा? तो ये चयन करेगा। किसको चयन करेगा? तो जो एजुकेटेड होंगे, जो कार्य करने के लिए अच्छे होंगे, उनका चयन करेगा। कोशिका के लिए क्या लाभप्रद है इसका चयन भी कौन करता है? एक ये फिगर इस तरह का कोशिका का मैं दिखा रहा हूं आपको। तो इसमें ये दो लेयर बनी है। ये जो लेयर ऊपरी लेयर होती है इसे सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल कहते हैं। और ये जो अंदर की लेयर होती है ये सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। सेल वॉल ये वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये इस टाइप से, और इसके अंदर ये पदार्थ जो होता है ये जीव द्रव्य होता है, और इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, गोल्गी बॉडी वगैरह वगैरह जो होते हैं अंग, ये किसमें होते हैं? तो कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते। तो आज हमने देखा कोशिका का सुरक्षात्मक आवरण, कोशिका के विषय में बेसिक जानकारी। कल लेकर के आएंगे जीव द्रव्य।